हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो संबंधित है जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022। इसमें हम सेट 1 देखेंगे जो कि 10वीं कक्षा से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें कुल 40 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार यह मॉडल प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण क्या है कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ये बड़े आकार का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दाढ़ी बनाने में हमें सुविधाजनक होती है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ऑप्शन दिया गया है R = f/2, f = r/2, r f या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f हो और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना है। किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, f = r/2। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन हमारे पास है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है? इसका सही जवाब होगा आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति एक ऐसी भौतिक राशि है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता है, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होता है। परंतु प्रकाश के किरण की जो आवृत्ति होती है वह पहले माध्यम में भी जितनी होती है दूसरे माध्यम में भी उतनी ही होती है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन हमारे पास हैं सी, एफ, पी या सी और एफ के बीच। जब किसी अवतल दर्पण में समानांतर किरणों का परावर्तन होता है तो यह समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के किस बिंदु से होकर गुजरती है? इसको समझने के लिए हम एक चित्र का सहारा लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण को दर्शाया गया है और इस अवतल दर्पण में समानांतर किरणें आपतित हो रही हैं और ये समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक खास बिंदु से होकर गुजरती है और वह बिंदु है F, यानी दर्पण का फोकस। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अगर कोई दर्पण किसी वस्तु का बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वह वस्तु दर्पण से कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, तो ऐसी स्थिति में दर्पण किस प्रकार का होगा? ऑप्शन हमारे पास है कि दर्पण उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या फिर समतल तथा उत्तल दोनों में से कोई एक प्रकार का होगा। इसका सही जवाब होगा कि दर्पण जो होगा वह समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का होता है, चाहे वह वस्तु दर्पण से कितनी भी दूरी पर क्यों न हो। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 1, 2, 3 या फिर 4। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब अगला प्रश्न, किसी गोल या दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन हमारे पास हैं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी गई है। इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि F = R डिवाइडेड बाय 2 और R का मान कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो होगा वह 25 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन हमारे पास है -1 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर या फिर 1.5 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस दी गई है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर बताया गया है। हमें बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। किसी लेंस की जो क्षमता होती है इससे P द्वारा सूचित किया जाता है और P = होता है 1/f। तो यहाँ पर f का मान हम बैठाएंगे 1, यानी P का जो मान होगा वो होगा 1 और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो होगी 1 डायोप्टर और वह पॉजिटिव में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये पॉजिटिव में होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी पॉजिटिव में होगी। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या अनंत। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारे पास है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, यानी निर्वात के लिए म्यू = 1 होता है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, वायु का अपवर्तनांक भी लगभग 1 के बराबर होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 के बराबर होता है। चूंकि प्रकाश का जो वेग होता है ये न्यूनतम होगा अगर अपवर्तनांक का मान अधिक हो, यानी जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। इन 4 ऑप्शन में से कांच एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपवर्तनांक का मान इन 4 ऑप्शनों की तुलना में सबसे अधिक है, यानी कांच में जो प्रकाश का वेग होगा वह सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम होगा। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अगर किसी अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर हो तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और P = होता है 1/f, इसीलिए हम लिख सकते हैं F = 1/p। अब हम P का मान बैठाएंगे, यानी होगा 1/4 और इसका मान होगा 0.25। चूंकि लेंस की जो क्षमता दी गई है ये डायोप्टर में दी गई है, जो कि क्षमता का SI मात्रक है,
इसीलिए इसमें जो दूरी का मान निकलेगा वह मीटर में निकलेगा, क्योंकि मीटर दूरी का एसआई मात्रक होता है। इस प्रकार इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह होगी 0.25 मीटर। इससे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसका मान होगा 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे नेगेटिव साइन के साथ ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस प्रकार इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह 25 सेंटीमीटर होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन हमारे पास है 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या फिर 2 डायोप्टर। क्षमता के लिए P = होता है 1/f। अब हम f का मान बैठाएंगे और f का मान है 50 सेंटीमीटर। चूंकि f का जो मान दिया गया है ये सेंटीमीटर में है, जो कि SI यूनिट नहीं है, इससे हमें मीटर में कन्वर्ट करके लिखना होगा। यानी 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1/0.5 मीटर और इसका मान होगा 2। इस प्रकार इस उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वह 2 डायोप्टर होगा। चूंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव में होता है, इसीलिए इसकी क्षमता भी पॉजिटिव में ही होगी। इस प्रकार इस उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह 2 डायोप्टर होगी। यानी सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। अब इस प्रश्न में पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। ऑप्शन हमारे पास है कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ऑप्शन हमारे पास है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। ऐसा कौन सा जैव प्रक्रम है जो ऊष्माक्षेपी है, यानी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? सही जवाब होगा श्वसन। श्वसन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब होगा नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन या फिर वायु का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चिप्स के पैकेट में जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होगी ये चिप्स के साथ अभिक्रिया करके उसकी गुणवत्ता को खराब कर सकती है। इसीलिए विकृत गंधिता से बचने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जंग लगने की समीकरण को देखना होगा। लोहे में जब जंग लगता है तो इसमें आयरन के साथ यानी Fe के साथ ऑक्सीजन और जल ये दोनों आपस में सहयोग करती हैं। इस प्रकार लोहा, ऑक्सीजन और जल के आपस में सहयोग करने के परिणाम स्वरूप बनता है Fe2O3.H2O। इस प्रकार तीन अलग अलग चीज यानी लोहा, ऑक्सीजन और जल एक साथ सम्मिलित होते हैं, यानी यह अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि जंग लगना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? इस प्रश्न में एक रासायनिक समीकरण दी गई है ZnO+C
ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Zn+CO। इस रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हमें यह बताना है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है ZnO, C, Zn या फिर CO। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं, ZnO और C। इस प्रकार इन दोनों में से किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी उपचयन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ZnO के साथ कार्बन अभिक्रिया करता है, और इस प्रकार कार्बन जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनता है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कार्बन का उपचयन होता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। पहला है कि CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस H2O। इसी प्रकार अगला दिया H2 प्लस O2 ये दोनों अभिक्रिया करके बनाता है 2H2O। इसी प्रकार ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CuO। इन चार ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसमें कैल्शियम के एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम के एक परमाणु है, यानी दोनों साइड में कैल्शियम परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के दो परमाणु प्लस दो परमाणु यानी चार परमाणु हैं। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के तीन परमाणु और एक परमाणु यानी चार परमाणु। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के चार परमाणु और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के चार परमाणु। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के दो परमाणु और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के दो परमाणु। तो हमने क्या देखा कि कैल्शियम परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में भी 1, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में भी 4, और हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट में भी 2 और राइट में भी 2। इस प्रकार पहला ऑप्शन ये जो है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, परंतु इस प्रकार का संतुलित समीकरण ऑप्शन बी, सी और डी नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। समीकरण दिया गया है Pb प्लस CuCl2 देता है PbCl2 प्लस Cu। इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है यह हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि Pb क्या करता है CuCl2 के साथ अभिक्रिया करता है और Cu का स्थान लेता है, यानी जो Cu है इसको विस्थापित किया जाता है Pb के द्वारा और यह बन जाता है PbCl2, यानी इसमें Pb Cu को विस्थापित करता है और इस प्रकार विस्थापन की क्रिया होने के कारण यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन हमारे पास है हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज। जैसा कि हम जानते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को दर्शाती हैं, परंतु गंध सूचक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है
जिसकी गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है। यानी गंध में अंतर होता है अलग अलग माध्यम में। इस प्रकार के पदार्थ को गंधीय सूचक कहा जाता है। और गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज, क्योंकि प्याज एक गंधीय सूचक है जिसका गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होता है। इसलिए इन चार ऑप्शन में से प्याज एक गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ऑप्शन हमारे पास है CaOCl2, CaOH2, CaCO3 या फिर CaSO4.12H2O। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ संयोग करता है तो यह जिप्सम बनकर एक कठोर पदार्थ प्रदान करता है। इसलिए डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया गया है Na2CO3, CaCO3, CaOCl2 या फिर CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। इस चित्र में जल के विद्युत अपघटन को दर्शाया गया है। जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इससे ही जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है, यानी यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तनुकरण प्रक्रिया में होती है। ऑप्शन दिया गया है H+ के सांद्रता में वृद्धि, OH- के सांद्रता में वृद्धि, H+ और OH- आयन के सांद्रता में कमी और अंतिम ऑप्शन दिया गया है H3O+ के सांद्रता में वृद्धि। तनुकरण प्रक्रिया क्या है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर H+ और OH- आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तनुकरण प्रक्रिया में H+ और OH- आयन के सांद्रता में कमी होती है। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है AgBr देता है Ag+Br। अगला ऑप्शन है H2O देता है H2+O2। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है CaCO3 देता है CaO+CO2। अंतिम ऑप्शन दिया गया है 2Cu+O2 देता है CuO। इन चार ऑप्शन में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। AgBr देता है Ag+Br। यानी जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये विघटित होकर बनाता है Ag और Br यानी सिल्वर और ब्रोमीन गैस। इस प्रकार यह प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन हमारे पास है मुंह, केंद्रक, कुटपाद या खाद्य रिक्तिका। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है।
इसके शरीर में अंगुली जैसी संरचनाएं निकलती रहती हैं, जिससे कुटपाद कहा जाता है। और इसी कुटपाद की मदद से अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करती है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कुटपाद। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या पित्त। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण पित्त के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ऑप्शन है अमरवेल, कवक, अमीबा या आम। अमरवेल एक परपोषी पौधा है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के रस को चूसता है। कवक में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें स्वपोषी पोषण भी नहीं होता है। अमीबा दूसरे जीवों को ग्रहण करता है और अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है, परंतु आम एक हरे पौधे का उदाहरण है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः आम का पौधा स्वपोषी पोषण दर्शाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3 या 4। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। इनका नाम है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन वर्णक किससे कहते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है क्योंकि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं। इसीलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है वायु कुपिका, वृक्क, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु, यानी यह वृक्क का संरचनात्मक इकाई है और ये संरचनात्मक इकाई हमारे उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई भी है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी वृक्काणु। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण या पुनर्अवशोषण। जब हमारी किडनीज कार्य करना बंद कर देती है या फिर कम कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में रक्त की शुद्धिकरण के लिए रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छाना जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन यानी डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जनन की मूल घटना क्या है? ऑप्शन दिया गया है युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना या भ्रूण का बनना। जनन की मूल घटना होती है डीएनए की प्रतिकृति बनना। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ऑप्शन है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन। दिए गए चित्र में प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को दर्शाया गया है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहा जाता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुखंडन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन। जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शन दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन या थायरॉक्सिन।
लड़कों में यौवनावस्था के विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना इत्यादि। इन सभी लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। सौर स्थिरांक का मान क्या है? ऑप्शन दिया गया है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर, 14 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर या फिर 14 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यह उस ऊर्जा को कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी की सतह प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में सूर्य की रोशनी से प्राप्त करता है। इसका मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव गैस यानी बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन। सही जवाब है कि जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अब अगला प्रश्न, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 किलोमीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। जब हमें महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ के जल का ताप और 2 किलोमीटर की गहराई के जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जो मॉडल प्रश्न पत्र पब्लिश किया गया है उसके सेट 1 के साइंस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।